गुड मॉर्निंग। कल हमने जहां पर एंड किया था वहां से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट ट्रांजेक्शन हमने पढ़ा था एट जनवरी। बेटा बस 5 मिनट में आपके पास नोट्स आ रहे हैं। अच्छा, बुक लेट होने का रीजन मैं आपको क्लियर कर दूं। आपको मालूम होगा सीए फाउंडेशन का सिलेबस चेंज होने वाला है। पूरा सिलेबस पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है। ये चेंज आप पर अप्लाई होने का श्योर था। जो आप स्टार्ट कर रहे हैं अभी यहां से, ये नवंबर 23 से नया सिलेबस इंप्लीमेंट होने का दिसंबर जनवरी तक श्योर था, बट नोटिफिकेशन लेट आया। मार्च तक क्लैरिटी नहीं आई थी कि सीए फाउंडेशन सिलेबस चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मार्च 20 के अराउंड क्लैरिटी आई कि यार इस बार इस अटेम्प्ट से वो नया सिलेबस अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से बुक प्रिंटिंग पर लेट गई। अकाउंट्स में बहुत बड़ा चेंज दे रहे हैं। बच गए हो आप, मतलब बहुत लकी हो आप लोग कि आप बच गए। बहुत सारे चेंजेस हैं। पहला चेंज सबसे ब्लास्टिक तो ये है कि अब मिनिमम मार्किंग, मिनिमम पासिंग परसेंटेज 50 कर दिया है। अभी 40% मिनिमम है इंडिविजुअल सब्जेक्ट में। आप हर एक सब्जेक्ट में 100 में से 40 ला रहे हैं तो पास हो रहे हैं, ठीक है। अब 100 में से 50 कर दिया है इन्होंने। और इसके बाद अकाउंट्स का सिलेबस जो अभी आप पढ़ रहे हैं, ये पूरा का पूरा 1.5 टाइम हो गया है। 1.5 गुना सिलेबस हो गया है। ये जो सिलेबस है, इसके अलावा सिंगल एंट्री सिस्टम, इंश्योरेंस क्लेम, पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन, ये सब चैप्टर्स इन्होंने ऐड ऑन कर दिए। तो अभी नया सिलेबस, इस वजह से मेरा अकाउंट्स मैंने रोक रखा था, क्योंकि जैसे ही नया सिलेबस अप्लाई होगा वो सारी चीजें अपने बुक में ऐड ऑन होगी। तो बस 2 या 3 दिन में आपको बुक मिल जाएगी, तब तक ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल है। चलिए देखिए, अब आप 18 जनवरी, सॉरी 6 जनवरी हो गया ना, 12 जनवरी, गुड्स सोल्ड इन कैश। कम ऑन बेटा, गुड्स सोल्ड इन कैश क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। $1,000। कैसे बनी है एंट्री? गुड्स सोल्ड इन कैश। क्या आ रहा है बेटा? कैश आ रहा है। आप अपने आप को हमेशा ट्रेडर बनकर सोचिए कि आप ही की अकाउंटिंग हो रही है। तो आपने गुड्स सोल्ड किए और आपको कैश रिसीव हुआ, कैश आ रहा है। डेबिट वर्ड कम्स इन के रूल से कैश अकाउंट डेबिट, और गुड्स गए, क्रेडिट वर्ड गोज आउट के रूल से गुड्स क्रेडिट, और गुड्स सेल सोल्ड है तो वर्ड यूज होगा सेल अकाउंट। ठीक, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ये 15 जनवरी को अभी हम स्किप कर देंगे। आप अपनी नोटबुक में 6-7 लाइनें खाली छोड़ दें, इसको अपन लास्ट में पढ़ेंगे। इस ट्रांजैक्शन से पहले हम इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन में ट्रेड और कैश डिस्काउंट पढ़ेंगे, फिर इस पर आएंगे। तो हम एंट्री यहीं पर करेंगे, बट पढ़ेंगे लास्ट में। तो 5-6-7 लाइनें खाली छोड़ दें आप, ब्लैंक स्पेस, यहीं पर अपन ये एंट्री जब लास्ट में पढ़ेंगे तब नोट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको भी आप ड्रॉप कर दे। थोड़ा सा हेवी ट्रांजैक्शन है, इससे पहले इसी नेचर के लाइट ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस इसमें जल्दी आएगा। अब 16 जनवरी, गुड्स सोल्ड टू महेश एट 5% ट्रेड डिस्काउंट फॉर ₹2,000। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं ऑलमोस्ट बच्चे, महेश टू सेल। बट पहले ध्यान से ट्रेड डिस्काउंट को समझ लें। ट्रेड डिस्काउंट, एक ट्रेडर टर्नओवर, टर्नओवर बोलते हैं एनुअल सेल को, ठीक है ना। एक ट्रेडर टर्नओवर बढ़ाना चाहता है, सेल इंक्रीज करना चाहता है। सेल इंक्रीज करने के पर्पस से जो डिस्काउंट दिया जाता है वो ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट सेल इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है। हम एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। कुछ चीजें
जो जनरली मतलब अपनी रूटीन लाइफ में यूज होती है, लाइक गारमेंट्स, कपड़े, ठीक है ना, फुटवियर, कुछ फैशन ज्वेलरीज, ज्वेलरी हैवी नहीं, फैशन ज्वेलरीज, इनका सेल जनरली 365 डेज रहता है। अब एक ट्रेडर, एक शोरूम है जिसमें ये सारी चीजें मिलती है, सेल होती है, तो वो सेल लगाता है। तो इंडिया में मैक्सिमम सेल कब लगती है? इन फील्ड में, गारमेंट्स में या शूवियर में, फेस्टिवल के टाइम पर, रक्षाबंधन, दीपावली, क्रिसमस, कुछ पर्टिकुलर एक दो ईद रहती हैं, सब इन फेस्टिवल्स पर सेल आती है, क्योंकि ये वो टाइम है जब हर कस्टमर कपड़े खरीदने निकलता है, शू खरीदने निकलता है, फुटवियर खरीदने निकलता है, नॉर्मल गारमेंट्स, नॉर्मल फैशन ज्वेलरी खरीदने निकल रहा है, तो वो लोग सेल लगाते हैं। क्या लिखते हैं? सेल एट 50%। इन्हें मालूम है कि हर कस्टमर इन चीजों को बाय करने निकल रहा है, अगर मैंने इसको डिस्काउंट दिया तो ये मेरी शॉप में ही आएगा। सीधी सी बात है, जिसने डिस्काउंट रखा उसके यहां पर ज्यादा कस्टमर जाएगा, शॉपिंग करेगा, उसकी सेल बढ़ जाएगी। सेल बढ़ाने के, टर्नओवर इंक्रीज करने के पर्पस से जो डिस्काउंट दिया है, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के दो फीचर्स हैं बेटा अकाउंटिंग में। ट्रेड डिस्काउंट का पहला फीचर, ट्रेड डिस्काउंट कैश और क्रेडिट दोनों सेल पर दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट गिवन ऑन बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल। आपने अगर एक बार डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट ऑफर कर दिया, आपका कस्टमर कैश परचेस कर रहा है तो भी आपको उसको ट्रेड डिस्काउंट देना है, क्रेडिट परचेस कर रहा है तो भी उसको ट्रेड डिस्काउंट देना है, ठीक है। सेकंड, ट्रेड डिस्काउंट नेवर बीन शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। बेटा ये बुक्स ऑफ अकाउंट है, ठीक है ना, यहां पर ट्रेड डिस्काउंट कभी भी शो नहीं करते। बस ये जर्नल प्राइमरी बुक है, अगर जर्नल में ट्रेड डिस्काउंट नहीं आ रहा है तो बेटा लेजर ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट में तो कभी आएगा ही नहीं। भाई सीधी सी बात है कि आप यहां 202 नंबर रूम में तभी आप आए जब नाटा के मेन गेट पर आपको किसी ने रोका नहीं। अगर मेन गेट पर आपकी एंट्री रोक दी जाती तो आप यहां तक नहीं पहुंच पाते। ये जर्नल एंट्री पॉइंट है, यहां पर अगर आपने डिस्काउंट को ओमिट कर दिया तो आगे कहीं आता ही नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में कभी नहीं शो करते हैं, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, सेल या परचेज जो भी है उसमें से लेस करेंगे और नेट अमाउंट से एंट्री कर देंगे। डिस्काउंट का इफेक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे हमारे एग्जांपल में 2000 का सेल 5% ट्रेड डिस्काउंट पर हुआ है, तो आप 5% ऑफ 2000 कैलकुलेट कर लें, 100। अब 2000 में से 100 लेस कर दें, 1900 से एंट्री कर लें। 1900 से एंट्री कर लोगे तो ऑटोमेटिक आपका इफेक्ट आ गया, लेकिन डिस्काउंट डेबिट या क्रेडिट कभी नहीं होगा। ऐसा क्यों यार? ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते हैं। लॉजिक, हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढना। आपको एज ए स्टूडेंट ये 2000 की अमाउंट और 5% रेट, ट्रेड डिस्काउंट का रेट अलग अलग दिया होता है, ठीक है ना। एक बिजनेस जिसने ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किया है वो कस्टमर डिमांड करेगा तब देगा, ऐसा नहीं है। अगर उसने ट्रेड डिस्काउंट ऑफर कर दिया कि मैं इतने ट्रेड डिस्काउंट पर सेल कर रहा हूं, तो कस्टमर मांगे या ना मांगे, बिलिंग करते समय वो ट्रेड डिस्काउंट ऑटोमेटिक लेस हो जाता है, ठीक है ना। बिलिंग, इनवॉइसिंग आपने की है, सबका शॉपिंग का एक्सपीरियंस है, सब ये चीज जानते हैं। सपोज एक शॉप से आप कुछ शॉपिंग करने गए, 3 चीजें आपने परचेस की, ये पहला प्रोडक्ट इतने अमाउंट का, ये दूसरा प्रोडक्ट इतने अमाउंट का, ये तीसरा प्रोडक्ट इतने अमाउंट का। इंडिविजुअल रेट 3 प्रोडक्ट के लगे, फिर यहां टोटल लगेगा, ठीक है। अब मान लीजिए उस शॉप पर 10% ट्रेड डिस्काउंट अनाउंस है, तो आपको मांगना नहीं पड़ेगा, वो इमीडिएट यहां से लेस कर देगा, ठीक है। अब ये लेस करने के बाद ये नेट अमाउंट आ गया। कल अपन ने एक थॉट समझा था, ट्रांजैक्शंस जर्नल में सोर्स डॉक्यूमेंट से रिकॉर्ड होते हैं, पढ़ा था ना। जर्नल में ट्रांजैक्शन सोर्स डॉक्यूमेंट से रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है ना। अब मैं 10 को 5 कर लेता हूं। ये 3 प्रोडक्ट आपने 2000 में परचेस किए टोटल, और इसके ऊपर 5% डिस्काउंट 100, ठीक है। ये नेट बचा 1900। ये बिल, ये इनवॉइस बना, आपको मिल गया, राइट। ट्रेडर के पास इसकी डुप्लीकेट कॉपी है,
तो ट्रेडर को कभी 2000 अमाउंट दिखता ही नहीं है इस इनवॉइस में। कितना अमाउंट दिखेगा? 1900। ठीक है ना। किसी बिग बाजार में शॉपिंग करने जाए, वहां पर ट्रेड डिस्काउंट है, वो बिग बाजार के लंबा बिल बनता है ना, देखे ना, लंबा बिल बनता है। ठीक है, तो हर प्रोडक्ट पर अलग अलग डिस्काउंट रेट है, वहीं से ही लेस होता रहता है, वहीं लेस। ठीक है ना, तो वो वहां से हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट पर अलग डिस्काउंट रेट है, हर इंडिविजुअल अमाउंट में से डिस्काउंट लेस होता जाएगा। ट्रेडर को हमेशा ये नेट अमाउंट दिखता है, इसलिए एज ए स्टूडेंट ये आपके लिए रूल बना है कि भाई ट्रेड डिस्काउंट को बुक में शो मत करना। बिजनेस में बिल में तो नेट अमाउंट ही रहती है, और ट्रेडर हमेशा नेट अमाउंट से एंट्री करता है, इसलिए डिस्काउंट कभी शो नहीं होता है। ठीक बेटा, चलो अपन ने एक पॉइंट क्लियर कर लिया कि 2000 का सेल 5% ट्रेड डिस्काउंट पर हुआ, तो एंट्री 1900 से होगी। अब एंट्री बना लेते हैं। गुड्स सोल्ड टू महेश, क्या एंट्री होगी? फिर कल वाला थॉट, किसी ट्रांजैक्शन में नेम ऑफ पर्सन आ गया तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार व्यवहार है वो। ठीक है, महेश को सेल कर रहे हो तो एज ए रिसीवर या महेश हो जाएगा डेबिट, और गुड्स गए तो सेल हो जाएगा क्रेडिट। महेश डेबिट टू सेल 1900। ट्रेड डिस्काउंट को बेटा बुक में शो नहीं करना, ये डेबिट या क्रेडिट में कहीं भी ट्रेड डिस्काउंट नहीं आएगा। पांच छह दे दे, वो शेयर कर लेंगे, एक्स्ट्रा बच्चे तो बेटा आगे ट्रांसफर कर देना। नहीं बेटा, शॉर्ट फॉर्म है, डेटर को रिप्रेजेंट करता है वो। ठीक है ना, डेबिट को डीआर शॉर्ट में ऐसे ही बोला जाता है, नहीं लिखते हैं। परचेज बुक सेल बुक में भी आप जो डिस्क्रिप्टिव सिस्टम फॉलो करते हो वहां पर आपको दिखता है। ठीक है ना, आपको परचेज बुक में जो आप लिखते हो ना, मेसर्स खन्ना एंड ब्रदर्स, दिस ट्रांजेक्शन दिस अमाउंट, दिस ट्रांजेक्शन दिस अमाउंट, दिस ट्रांजेक्शन दिस अमाउंट, ये टोटल लगाया, यहां से डिस्काउंट लेस कर रहा हो, आप इसी की बात कर रहे हो। ठीक है ना, और ये नेट अमाउंट है। तो बेटा ये जो आपको चीजें सिखाई जाती है डिस्क्रिप्टिव मेथड, ये नहीं होती है, एंट्री और पोस्टिंग इसी अमाउंट से होती है ना। तो ये डिस्काउंट यहां इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि डिस्क्रिप्टिव मेथड है। ठीक है, अकाउंटिंग परचेस अकाउंट में भी पोस्टिंग इसी अमाउंट से होगी, ये जो मैंने यहां लिखा है, और लेजर में भी इसी अमाउंट से पोस्टिंग होगी, इसलिए ये अंदर की डिटेल आ रही। इसका ये मतलब नहीं कि परचेस सेल बुक में डिस्काउंट दिखाते। ठीक है, चलो अगले ट्रांजैक्शन पर आइए बेटा। अल्टीमेट क्लास ट्रांजैक्शन है, कर सकते हैं। बीइंग गुड्स सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, नरेशन को ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना। बेवजह लोगों ने अननेसेसरी पॉइंट को वेटेज दिया हुआ है। 11 की थॉट अलग है, यहां अलग है। नरेशन मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ एंट्री। ठीक है, देना है, ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं देना ही नहीं है, लेकिन ज्यादा लोडेड नहीं है। सिर्फ नरेशन एग्जामिनर को दिखना चाहिए, वो कैसे लिखिए क्या लिखिए वो बहुत मैटर नहीं करता। ठीक है, चलिए अल्टीमेट ट्रांजैक्शन है बेटा ये, गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पीछे से एंट्री, ड्रॉइंग्स डेबिट टू परचेस। अब मुझे कोई बता सकता है परचेस क्रेडिट क्यों किया? गुड्स विड्रॉ किए हैं तो परचेस क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? बोलते जाएं, जिसका जो लॉजिक है सब सामने रखें। एक लॉजिक आया और
ठीक है, और कोई आंसर दे रहा है? हाँ बेटा बोलो। एनीबडी एल्स? ठीक है, सबने अपने व्यू एक्सप्रेस कर लिए, अल्टीमेट लॉजिक आया नहीं है, लॉजिक के साथ करिएगा बेटा, है ना। एंट्री बिल्कुल सही है, अब लॉजिक समझिए। जब कोई ट्रेडर अपनी शॉप से अपने घर पर कोई गुड्स ले जाता है, ठीक है, शॉप भी उसकी है और घर भी उसका है, राइट, एज पर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट उसको एंट्री करना कंपलसरी है, ये फैक्ट है, इसलिए एंट्री तो कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप से प्रॉफिट कभी नहीं कमाएगा। गुड्स का ऑनर वो है, बीइंग अ ट्रेडर वो ऑनर है, और उसका घर उसी की ऑनरशिप का है, अपने आप को वो गुड्स देगा तो प्रॉफिट नहीं लेगा। जो गुड्स यहां बिजनेस से जा रहा है वो कॉस्ट प्राइस मींस परचेस प्राइस पर जा रहा है। परचेस प्राइस पर जब गुड्स आया था तब परचेस अकाउंट को डेबिट किया, आज परचेस प्राइस पर ही गुड्स जा रहा है, इसलिए परचेस क्रेडिट होगा। अल्टीमेट लॉजिक सिर्फ एक, बिजनेस में जिन ट्रांजैक्शंस में गुड्स परचेस प्राइस से जाता है, बिजनेस से कुछ ट्रांजैक्शन में परचेस प्राइस पर गुड्स जाता है, तो वहां हमेशा परचेस क्रेडिट होगा। ठीक है, और डिटेल में समझते हैं। दो वर्ड आपके सामने, परचेस, ठीक है ना, दूसरा बाद में देखते हैं। परचेस मतलब गुड्स आया कि गया, आया कि गया, आया, परचेस मतलब बाय, बॉट, आया, राइट, और सेल मींस गया, गुड्स के आने के लिए परचेस, जाने के लिए सेल। अब इस ट्रांजैक्शन में गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, बोलो बिजनेस में गुड्स आ रहा है या बिजनेस से जा रहा है? बिजनेस से जा रहा है, और बिजनेस से जा रहा है तो तुम फिर परचेस को क्यों क्रेडिट कर रहे हो? गुड्स जाने के लिए तो सेल वर्ड यूज किया है, ठीक है ना। गुड्स का आना मींस परचेस, गुड्स का जाना मींस सेल। ये आने जाने एक फिजिकल इवेंट, फिजिकल हैपनिंग पर ये चीज है, लेकिन प्राइस में डिफरेंस है। गुड्स जब परचेस करते हैं तो परचेस प्राइस पर, और सेल करते हैं तब सेलिंग प्राइस पर। क्या दोनों प्राइसेस में डिफरेंस है क्या बेटा? हां सर, प्रॉफिट का डिफरेंस है। 1000 रुपए का गुड्स परचेस किया, ठीक है ना, वो गुड्स आया, परचेस अकाउंट डेबिट हुआ, बट 1000 कॉस्ट प्राइस पर। वही गुड्स जब आप किसी को बेचोगे, भाई 1000 में नहीं बेचोगे, ठीक है, उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड करोगे, 1100 में सेल किया, तो सेल प्राइस पर वो गुड्स जा रहा है, तब सेल क्रेडिट होगा। लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन बिजनेस में होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहां पर गुड्स बिजनेस से परचेस प्राइस पर ही जाता है, और परचेस प्राइस पर जाने की वजह से परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा। बता सकते हैं ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां गुड्स परचेस प्राइस पर ही जाता है? सैंपल में, चैरिटी में, लॉस्ट हो गया, सैंपल और एडवर्टीजमेंट एक ही है, और बोलो, वही लॉस्ट किसी भी रीजन से हो ना, कंसाइनमेंट एक अलग चीज होती है। 3 पॉइंट बिल्कुल सही बताया आपने। टोटल ऐसी 6 कंडीशंस हैं जहां गुड्स परचेस प्राइस पर जाता है। और बेटा ये चॉइस नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि मेरी मर्जी, यार मैं तो नहीं दूंगा कॉस्ट प्राइस पर, नेवर, आपको रूल है, ये फॉलो ही करना पड़ेगा। ऐसी 6 कंडीशन बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। इनिशियल नॉलेज जर्नल से आता है, और ये नॉलेज 6 पॉइंट का आपको 3 आगे चैप्टर में, मेन चैप्टर में यूज होगा, ठीक है, तो इसको नोट करिए आप। 6 कंडीशन जहां गुड्स परचेस प्राइस पर जाता है। कोई भाई लास्ट वॉस के पेज पर नहीं नोट करना, यहीं पर आप अगर कंटिन्यूटी में जर्नल में नोट नहीं करना है, कोई इशू नहीं, अगले पेज पर कर लो, बट जर्नल चैप्टर में पॉइंट आपको दिखना चाहिए। इन फॉलोइंग 6 केसेस यस जैन, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अल्फिया, आपका भी आंसर मैं अभी दे रहा हूं।
इन फॉलोइंग 6 cases purchase account must be credited. Purchase account must be credited. Number 1, goods given away as charity. Goods given away as charity. Goods given away as a sample. पहला पॉइंट चैरिटी को डोनेशन भी बोलते हैं, सेकंड पॉइंट सैंपल को एडवर्टाइजिंग भी बोलते हैं, इसलिए सब सिनोनिम है, वर्ड अलग अलग है, मीनिंग सेम है, ठीक है ना। थर्ड, गुड्स लॉस्ट ड्यू टू एनी रीजन. गुड्स लॉस्ट ड्यू टू एनी रीजन. Fourth, goods withdrawn by honor. Goods withdrawn by honor for his personal use. For his personal use. Next, goods given away to employee. Goods given away to employee as salary. As salary. Next, goods used. Goods used for making on assets, OWN, on assets. Goods used for making on assets. 6 केसेस बेटा, कंप्लीट नॉलेज, अब कुछ भी शक और डाउट नहीं रहा, और इनकम्प्लीट नॉलेज नहीं. ये वो 6 केसेस है बेटा, कोई भी डाउट आपको मैं क्लियर करूंगा, पहले मुझे सुन लीजिए. ये वो 6 केसेस हैं जहां गुड्स जाने पर परचेस अकाउंट क्रेडिट करना है, ठीक है. कौन से 6 केसेस? फर्स्ट, गुड्स गिवन अवे एज ए चैरिटी. आपने अपना बिजनेस गुड्स चैरिटी में दे दिया. फॉर एग्जाम्पल, आप फूड ग्रेन बिजनेस करते हैं, अनाज बोलते हैं ना, अनाज का बिजनेस करते हैं आप. अब कोई ऑर्फन हाउस वाले केयरटेकर आपके दुकान पर आए, वो बोलते हैं साहब हम ऑर्फन बच्चों को रखते हैं, उनको खिलाते पिलाते, उनको सब उनको हम रख रहे हैं, हमें उनके फूड के लिए आपका फूड ग्रेन चाहिए. हमने कहा बहुत बढ़िया कॉज है. आपने उठाकर 2 बोरा गेहूं उसको फ्री में दे दिया. ये गुड्स गिवन अवे चैरिटी. लॉकडाउन के टाइम पर हजारों ट्रेडर ने अपना गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है ना, लोगों की हेल्प के लिए. ये चैरिटी है, गुड्स गिवन अवे चैरिटी. सेकंड, गुड्स गिवन अवे सैंपल. आपको अपना प्रोडक्ट सक्सेसफुल करना है. एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि जो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो उसको सक्सेसफुल करना है, उसका छोटा छोटा सैंपल बनाकर फ्री में दे दो. लोगों को आपके प्रोडक्ट का टेस्ट क्वालिटी अच्छी लगेगी, वो खरीदना चालू कर देंगे. पहले मेरे को इसका एक आर्टिफिशियल एग्जाम्पल क्रिएट करना पड़ता था. 5 साल पहले इसका एक बहुत बढ़िया मार्केट में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आ गया. गेस करो. हाँ, जियो. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जियो. हाँ या ना? अरे जियो ने अपनी सिम फ्री में बांटी. जियो जैसे इंडिया में लॉन्च हुआ था, सबसे पहले उसने सिम फ्री में डिस्ट्रीब्यूट की थी, और कोई स्ट्रगल करना ही नहीं सिम के लिए. जगह जगह उन्होंने स्टॉल लगा रखे थे. आप जाओ, अपना आधार कार्ड नंबर दो, एक थंब इंप्रेशन दो, आपको सिम फ्री में मिलेगी. और सिर्फ सिम नहीं, उसके साथ टॉक टाइम और उसका डेटा भी मिला. और उन्होंने 3 बार उस फ्री को एक्सटेंड किया.
फ्री फ्री फ्री। क्या रिजल्ट रहा? क्या रिजल्ट है उसका? आज इंडिया में जियो नंबर 1 नेटवर्क बन गया है, ठीक है ना। और जियो वन एंड ओनली प्रॉफिटेबल नेटवर्क कंपनी है। कोई मोबाइल ऑपरेटर प्रॉफिट नहीं कमा रहा एक्सेप्ट देन जियो। ये उसकी उस स्ट्रेटेजी की वजह से। सैकड़ों लोग ऐसा यूज करते हैं। अभी ये समर सीजन चालू हो गया है, नई नई 50 कोल्ड ड्रिंक लॉन्च होगी। जनरली हर कोल्ड ड्रिंक वाला जगह जगह अपनी कैनोपी लगा देता है लोगों को फ्री में। वो छोटे छोटे डिस्पोजल ग्लासेस में कोल्ड ड्रिंक फ्री पिलाता है। बोले यार इसको फ्री में क्यों पिला रहा है? वो कोई समाज सेवा नहीं कर रहा है, उसका अपना एक स्वार्थ है। आपने उसकी कोल्ड ड्रिंक पी, बड़ा टेस्टी लगा यार, तो बिल्कुल मजेदार टेस्ट है यार। इमीडिएट आप उससे पूछो भैया कहाँ मिलता है ये, वो बोल रहा है पीछे वाली दुकान पर मिलता है। सक्सेसफुल हो गया प्रोडक्ट। ये होता है फ्री सैंपल। तो फ्री सैंपल में गुड्स दिया। थर्ड, गुड्स लॉस ड्यू टू एनी रीजन। बेटे 3 रीजन से गुड्स लॉस्ट होता है। कौन से 3 रीजन? फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, ठीक है ना। तो ये तीनों में से किसी भी रीजन से गुड्स लॉस्ट हुआ है। आग लग गई, चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, गुड्स चला गया परचेस प्राइस पर, ठीक है ना। चौथा, वो तो अभी हमने ट्रांजैक्शन में ही देख लिया, गुड्स विड्रॉन बाय ऑनर फॉर हिज पर्सनल यूज। ऑनर अपनी शॉप से अपने घर पर कोई सामान ले जाएगा तो बेटा ऑनर अपने आप से प्रॉफिट कभी नहीं लेगा। अरे प्रॉफिट ऑनर अपने आप से लेगा तो वो प्रॉफिट नलीफाई हो जाएगा। लेने वाला कौन? ऑनर। जिससे लिया वो किससे लिया? ऑनर से। ऑनर ने अपने आप से प्रॉफिट ले लिया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑनर अपनी शॉप से अपने घर पर कोई गुड्स ले जाता है तो कॉस्ट प्राइस पर ले जाएगा, अगेन परचेस क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, गुड्स गिवन अवे टू एम्प्लॉय एज सैलरी। अब यहां पर ये अकाउंटिंग का रूल है। आप अकाउंटिंग स्टूडेंट है, इस स्टूडेंटशिप से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे और आप लोगों को रूल बताएंगे कि भाई रूल ये है, तेरे को अकाउंटिंग ऐसे करना है। अब कोई व्यक्ति रूल यूज नहीं कर रहा है, वो उसका अपना डिसीजन है। अकाउंटिंग ये कहता है कि आपके बिजनेस का एम्प्लॉई आपका बिजनेस गुड्स ले जाए तो आप उसको भी परचेस प्राइस पर दो, उससे प्रॉफिट मत लो। क्यों? क्योंकि वो भी आपके बिजनेस का एक पार्ट है, वो एम्प्लॉय भी आपके बिजनेस का एक पार्ट है। वो ठीक है ऑनर नहीं है, मैं थोड़ी बोल रहा हूं ऑनर है, लेकिन आपके बिजनेस में पूरे टाइम सर्विस देता है, आप उससे प्रॉफिट नहीं लेंगे। सिस्टम है, रूल है। अब आप मेरे को ऑब्जेक्शन करते हैं, सर मान लो किसी कंजूस आदमी ने ऐसा नहीं किया तो ठीक है, नहीं कर रहे होंगे लोग, वो उनका लुकआउट है। लेकिन आपको एज ए रूल, मतलब एज ए स्टूडेंट रूल याद रखना है कि अपना बिजनेस एम्प्लॉई जब कोई गुड्स लेता है तो वो भी परचेस प्राइस पर जाएगा, ठीक है। जैसे बिग बाजार, अब उसमें जो एम्प्लॉइज है बिग बाजार ने एक सिस्टम बना दिया कि भाई आप अपनी सैलरी, जो भी आपकी सैलरी है, वहां प्यून से लगाकर मैनेजर तक की सबकी अलग अलग सैलरी है, आप अपनी सैलरी का 10% तक गुड्स के फॉर्म में विड्रॉ कर सकते हो। भाई बिग बाजार हाउस होल्ड गुड्स बेचता है और सबके घर में उसकी जरूरत होती है, तो एम्प्लॉय जब 10% सैलरी के बराबर गुड्स लेगा तो आप उससे प्रॉफिट ऐड नहीं करेंगे, वो गुड्स उसको सैलरी के फॉर्म में देंगे। इसकी जर्नल एंट्री याद रखना, ये बनती है जर्नल एंट्री, कई बार आ जाती है। क्या एंट्री होगी इसकी? सैलरी डेबिट टू परचेस। जब काइंड्स में सैलरी पे की जाए, वस्तु के फॉर्म में सैलरी दी जाए, तो फिर यहां पर एंट्री बन जाती है सैलरी डेबिट टू परचेस। किस प्राइस पर बेटा? परचेस प्राइस पर। एक कंजूस आदमी क्या करेगा, आपको उसको आइडियल नहीं मानना है, ये उन लोगों का अपना डिसीजन है। एज ए स्टूडेंट आपको रूल ध्यान रखना है और लोगों को रूल बताना है कि भाई अपने एम्प्लॉय को गुड्स दे रहे हो तो प्रॉफिट मत लो, अकाउंट कहता है उसको परचेस प्राइस पर दो, ठीक। फिर सिक्स एंड लास्ट, अपने बिजनेस गुड्स को, अपने गुड्स को यूज करके अपने बिजनेस के लिए एक एसेट्स क्रिएट की। अपना ही बिजनेस गुड्स यूज करके अपने बिजनेस के यूज में आने के लिए एक एसेट्स क्रिएट कर ली, इसको कहते हैं गुड्स यूज मेकिंग फॉर ऑन एसेट्स। एग्जांपल से बात समझ में आ जाएगी। एक प्लाईवुड मर्चेंट है, प्लाईवुड समझते ना, ये प्लाईवुड फर्नीचर बनाए, ठीक है। प्लाईवुड की एक पूरी शीट आती है, ठीक है, 8 फीट बाई 6 फीट की, वो
शीट्स बेचते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की, 6 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm। वो बिजनेस, वो शीट बेचना उसका बिजनेस है। अब उसी ट्रेडर को अपना सामान रखने के लिए, अपनी फाइलें, अपना ऑफिस का गुड्स रखने के लिए एक अलमीरा की रिक्वायरमेंट है। उसने कारपेंटर को बुलाया, यार भैया ये इस साइज पर एक अलमीरा बना दे यार। कारपेंटर ने कहा ओके, 8 शीट ले आओ प्लाईवुड की। अब वो बंदा अलमीरा बनाने के लिए 8 प्लाईवुड शीट कहीं और से खरीद कर लाएगा या अपनी शॉप से निकालेगा? उसकी दुकान ही प्लाईवुड बेचने की, काय को दूसरी जगह खरीदने जाएगा? 8 शीट अपने स्टॉक से निकाली, कारपेंटर को दे दी। कारपेंटर ने उसको काट पीट कर एक अलमीरा बना दी। अलमीरा बोले तो फर्नीचर, ठीक है। अब फर्नीचर एक एसेट से आपने अपने बिजनेस गुड्स को एसेट्स बनाने के लिए यूज कर लिया। अकाउंट कहता है अगेन परचेस प्राइस पर आपका गुड्स एसेट्स में कन्वर्ट हो रहा है। आप अपने आप से क्यों प्रॉफिट ले रहे हो, पागल हो क्या? तो आप एसेट्स को परचेस प्राइस पर, उस गुड्स को परचेस प्राइस पर यूज करोगे। इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी फर्नीचर डेबिट टू परचेस। बेटा 6 पॉइंट अच्छे से याद रखिए। फाइनल अकाउंट में ये एडजस्टमेंट फॉर्म में आता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में एरर के फॉर्म में आता है। यहां का नॉलेज वहां तक यूज होगा और हर क्लास में पढ़ाई हुई चीज 3 महीने बाद, 4 महीने बाद भी आपको याद रहेगी, ये गारंटी मैं दे रहा हूं। आपका 4 महीने बाद आपके साथ क्या होगा, 3 महीने बाद क्या होगा, ठीक है, आपके लिए सब चीजें नहीं है, बट मैं यूज टू, क्योंकि सिस्टम ही हम बेसिक से ऐसा लेते हैं। इसलिए मैं एक और एडवाइस करूंगा, कोई भी पर्सन, स्पेशली जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो ये ना सोचे यार जनरल लेजर तो पहले से आता था, सर क्यों पढ़ा रहे हैं। मैंने कल ही क्लियर कर दिया, कुछ की पॉइंट्स जो आपको आगे भी यूजफुल होंगे, बस वो पढ़ना हमारा पर्पस है। इसमें आपको ये कंप्लीट नॉलेज हो गया कि किन 6 कंडीशंस में गुड्स जाने पर परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा, राइट। एक ही लॉजिक, इन 6 कंडीशन में जब गुड्स बिजनेस से जाता है तो परचेस प्राइस पर जाता है, परचेस प्राइस पर जाने की वजह से परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक बेटा, चलो बेटा आपका कोई डाउट था? हाँ बोलो, क्या बोल रहा है? हाँ 3 क्वेश्चन आप लोगों के हैं। अल्फिया आपका क्वेश्चन है, यश जैन आपका है और बेटा आपका भी है। तो सर हम इसकी एंट्री ड्राइंग टू स्टॉक बना लेना, क्या प्रॉब्लम है ना? ड्रॉइंग्स डेबिट टू स्टॉक एंट्री नहीं बन सकती है। रीजन, स्टॉक पूरे ईयर सिर्फ 2 डेट पर इफेक्ट होता है, ठीक है ना, सिर्फ 2 डेट्स पर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, एट द क्लोज ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर। इन बिटवीन बेटा स्टॉक वर्ड कभी भी अकाउंटिंग में यूज नहीं होता है। फर्स्ट डे का स्टॉक, फर्स्ट डे का स्टॉक ओपनिंग, लास्ट डे का स्टॉक क्लोजिंग, इन बिटवीन आपका कहीं भी स्टॉक यूज नहीं होगा। ठीक, एक एक्सेप्शनल कैश, इतना एक्सेप्शनल कि वो शायद 1 लाख ट्रांजैक्शन में एक बार यूज होगा। आपके पॉइंट को मैं रख रहा हूं। मान लीजिए आपके पास पहले दिन 10,000 रुपए का स्टॉक है, फर्स्ट डे, ठीक है ना, कोई परचेस अभी नहीं किया, ईयर बिगिन हुआ है 1 अप्रैल, कोई परचेस अभी नहीं हुआ है और 2 अप्रैल को ही आपको कोई चैरिटी करनी है, आपको कोई सैंपल में देना है, आपके घर पर गुड्स को पहुंचाना है, ऐसे एक्सेप्शनल केस में आपका स्टॉक क्रेडिट हो सकता है। ठीक है ना, बहुत रेयरेस्ट। जनरली ट्रेडर अगर उसको घर पर सामान देना है, चैरिटी करनी है, सैंपल देना है, तो वेट करेगा कि मैं परचेस करूं, उसके बाद ही मैं गुड्स दूंगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये जो स्टॉक है ये आपका कभी भी क्रेडिट नहीं होता है। फर्स्ट डे स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, लास्ट डे स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, इन बिटवीन स्टॉक को आपको वर्ड ही यूज नहीं करना है पूरी अकाउंटिंग में, ठीक है। इसलिए स्टॉक वर्ड यूज करना गलत होगा। यहां तो ऑलरेडी कितने सारे परचेसेस हो चुके हैं, उसके बाद गुड्स विड्रॉ हो रहा है, तो परचेस अकाउंट ही क्रेडिट होगा। ओके, चलिए बेटा क्या एंट्री बना रहे हैं अब अपन ने जो ट्रांजेक्शन समझा है उसकी, ड्रॉइंग्स डेबिट टू परचेस। पर्सनल यूज के लिए जो भी कुछ बिजनेस से जाएगा उसके लिए ड्राइंग वर्ड यूज करेंगे, ये बात कल हमने समझ लिया था। ड्राइंग में
प्रोप्राइटर रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर के रूल से प्रोप्राइटर को डेबिट करना था, बट नेम ऑफ प्रोप्राइटर बिजनेस बुक्स में यूज नहीं होता, तो उसको रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट ड्राइंग अकाउंट, तो ड्राइंग डेबिट। और गुड्स जा रहे हैं परचेस प्राइस पर, परचेस प्राइस पर गुड्स जाने के लिए परचेस अकाउंट क्रेडिट, ड्राइंग्स डेबिट टू परचेस। कितना अमाउंट है ये? 1000। बेटा गुड्स यूज इन मेकिंग असेट्स की जर्नल एंट्री होगी असेट्स डेबिट टू परचेस। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बोल रहा है गुड्स यूज करके फर्नीचर क्रिएट किया, तो जर्नल एंट्री बनाओगे फर्नीचर डेबिट टू परचेस। अल्फिया यस जैन, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, एग्री? बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन करें तो आपको आंसर से सेटिस्फेक्शन हो जाए तो आप ओके लिख दें, ठीक है? थोड़ा सा मतलब अपनी लैंग्वेज इसी तरह से रहती है। मैं क्लियर हो गया कि आपको समझ में आ गया। चलिए बेटा, अब फिर से अगेन एक क्लास ट्रांजैक्शन आ रहा है, ये भी पूरी अकाउंटेंसी में यूजफुल है। क्या है ये ट्रांजैक्शन? गुड्स परचेज फॉर ₹10,000। किसी पर्सन का नाम नहीं है तो ट्रांजैक्शन कैश माना जाएगा। गुड्स परचेज फॉर ₹10,000 विच वर फुल्ली इंश्योर्ड। ये जो 10,000 का गुड्स परचेज किया है ये इंश्योर्ड गुड्स है। इंश्योर्ड होने का मतलब इंश्योरेंस करवाना कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इंश्योरेंस करवाने की कोई एंट्री नहीं होगी। इंश्योर्ड करवाना मतलब आपने जो गुड्स परचेस किया है, आपको रिस्क लग रही है, यार इसमें आग लग सकती है, चोरी हो सकता है, आपने इंश्योरेंस कंपनी से उस पर पॉलिसी ले ली, पॉलिसी ले ली मतलब इंश्योर्ड हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल, ये मॉनिटर हमने यहां लगाया, ठीक है, अपनी ऑनलाइन क्लास के लिए। अब ये मॉनिटर 25,000 का है, हमें ऐसा डाउट है यार ये यहाँ हैंग है या गिर गया या कुछ भी हो गया, इस पर कोई टक्कर लग गई, स्क्रीन ब्रेक हो जाएगी, लॉस हो जाएगा। अब एक इंश्योरेंस एजेंट को बुलाते हैं, भैया ये मॉनिटर का इंश्योरेंस कर दे यार। अब वो 25,000 रुपए के इक्वल एक पॉलिसी हमें दे देगा, उस पर जो भी 200, 300, 500 प्रीमियम लगेगा वो ले लेगा, ये इंश्योर्ड हो गया। तो इंश्योरेंस करवाने पर ये मॉनिटर कहीं चला गया या कुछ आ गया ऐसा कुछ नहीं होता, पेपर वर्किंग होती है बस, ठीक है। गुड्स इंश्योर्ड है, इसका कोई ट्रांजैक्शन नहीं, इसकी कोई एंट्री नहीं। विच वर फुल्ली इंश्योर्ड। आउट ऑफ दीज गुड्स ऑफ ₹8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आपने जिस 10,000 के गुड्स का इंश्योरेंस करवाया था उसमें से 8,000 का गुड्स फायर से डिस्ट्रॉय हो गया, चला गया, नष्ट हो गया, ठीक है। चूंकि इंश्योर्ड है तो आप क्लेम करोगे इंश्योरेंस कंपनी पर। अब क्वेश्चन बोलता है इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट द क्लेम 5,000। कितने का गुड डिस्ट्रॉय हुआ था बेटा? ये तो कह रहा है क्लेम एक्सेप्ट 5,000 ही हुआ। हाँ नहीं, पहले तो एक चीज समझ ले, क्या कुछ अन्याय हो रहा है क्या? कुछ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है क्या आपका? साहब मैंने तो इंश्योरेंस पूरा करवाया, 8,000 का माल जला, 5,000 ही क्लेम दे रहे हो। ये पॉइंट क्लियर कर लेना कि इस पॉइंट पर इंश्योरेंस कंपनी जो क्लेम देती है वो पार्टी को एक्सेप्ट करना होता है, उसको ऑब्जेक्शन का कोई राइट नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आप इंश्योरेंस बहुत बड़े लेवल पर पढ़ेंगे, हर 2-3 चैप्टर के बाद कोई ऐसा टॉपिक आएगा ही जिसमें कहीं ना कहीं इंश्योरेंस की बात होगी। अगर हम अपने बुकिश नॉलेज की बात करें और यही चीज हम रियल लाइफ के नॉलेज, रियल लाइफ पर अप्लाई करके देखें, कभी भी इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम नहीं देती है। इंश्योरेंस कंपनी मैक्सिमम क्लेम दे देती है, थोड़ा सा लॉस पार्टी को बेयर करना होता है। इसलिए ऑब्जेक्शन का कोई राइट नहीं है, इसमें कोई एक्सप्लॉइटेशन वाला पॉइंट नहीं है। तो 8,000 का गुड डिस्ट्रॉय हुआ, 5,000 का क्लेम एक्सेप्ट हुआ। मैंने पूछा डिफरेंस 3,000 क्या है, तो क्या है ये? लॉस, और ये इस ट्रेडर को बेयर करना होगा, ठीक है। पहले बोल रहा है एक्सेप्टेड एंड पेड इट। इंश्योरेंस कंपनी ने 5,000 का क्लेम एक्सेप्ट किया और पे कर दिया। देखिए एक ही डेट पर सब कुछ हो रहा है, एक ही डेट है 28 जनवरी।
आज हमने 8,000, आज हमारा 8,000 का गुड डिस्ट्रॉय हुआ, इसका 5,000 का क्लेम एक्सेप्ट आज हुआ और रिसीव भी आज हो गया, सब कुछ एक साथ एक दिन हो गया, तो हम एक ही एंट्री करेंगे। ठीक है, पहले तो आप 10,000 परचेस की एंट्री बना दो, पहले परचेस वाली एंट्री सेपरेट बना दो। बोलो क्या एंट्री होगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक बेटा, इस एंट्री को बाद वाली एंट्री में क्लब नहीं कर सकते। हाँ जी, गुड्स, जो गुड डिस्ट्रॉय हुआ वो 8,000 का हुआ, 8,000 रुपए का गुड डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब गुड्स आपके बिजनेस से चला गया, उसके अगेंस्ट आपको क्लेम कितना रिसीव हुआ? 5,000, और इसमें लॉस कितना हुआ? 3,000। क्योंकि बेटा एक ही दिन सब कुछ हो रहा है, तो तीनों फैक्टर एक साथ लेकर एक ही एंट्री बना देंगे। करो ट्राई एक एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट, फिर लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस। क्या एग्री है? और किसी की कोई अलग एंट्री जा रही है? देखो बेटा, एक ही दिन एंट्री हुई है, एक ही दिन सब कुछ हो गया है, तो ये एंट्री करेक्ट है। एक ही दिन, आज ही फायर हुआ, आज ही क्लेम एक्सेप्ट हुआ और आज ही क्लेम रिसीव हो गया, इस एंट्री में कोई मिस्टेक नहीं है, सिर्फ एक चेंज, और ये चेंज पूरी अकाउंटेंसी के लिए ध्यान रखना। आज इस समय प्रेजेंट सिनेरियो में कभी भी कोई इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कैश में नहीं देती है, क्लेम का पैसा डायरेक्टली बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होता है। एक बंदा उसने अपने किसी भी बहुत छोटी वस्तु का इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, और वो उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, लॉस्ट हो गया, अब उसको 3,000 रुपए का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने ऑफर किया, उसने कहा लाओ दे दो 3,000। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है भैया बैंक डिटेल दो, वो बंदा बोलता है साहब मेरा तो कोई बैंक अकाउंट नहीं है। अब 3,000 रुपए इंश्योरेंस क्लेम लेना है, इंश्योरेंस कंपनी उससे बैंक डिटेल मांग रही है उसकी, उसने कहा बैंक अकाउंट है ही नहीं, इंश्योरेंस कंपनी मना कर देगी। क्या बोलेगी? भाई पहले एक बैंक अकाउंट खुलवा ले, बहुत इजीली सेम डे बैंक अकाउंट खुल जाता है, हमारे को डिटेल ला कर दे दे, हम पैसा जमा कर देंगे, तेरे को हाथ में तो हम 3,000 क्या 30 रुपए भी नहीं देंगे। रूल है ये, ठीक है। जब भी कोई किसी का क्लेम क्लियर होता है तो वो अपनी बैंक डिटेल इंश्योरेंस कंपनी को भेजता है और बैंक उसमें सीधे अमाउंट ट्रांसफर करती है। तो जो कैश डेबिट वर्ड हम यूज कर रहे हैं, बस चेंज इतना कि उसको बैंक से डेबिट कर दो, ठीक है। तो पूरी एंट्री ढंग से समझना कैसे बन रही है। कितने का गुड्स चला गया? 8,000 का, 8,000 का। अभी हमने पिछले पॉइंट पर पढ़ लिया, अगर गुड्स लॉस्ट होता है तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है? परचेस। ये गुड्स 8,000 के आपके चले गए तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल से यहां परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा 8,000 से। बैंक में पैसा रिसीव हो गया 5,000, डेबिट द रिसीवर के रूल से बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और 3,000 का लॉस है, एज पर नॉमिनल रूल लॉस बाय फायर डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या एंट्री हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट 5,000, लॉस बाय फायर डेबिट 3,000, टू परचेस 8,000। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर आप एक एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 2 बार बताया सब कुछ एक ही दिन हो रहा है। अब पॉइंट ये है कि आप बोलते हो नहीं साहब, अगर ये सब अलग अलग दिन होता तो आग एक डेट पर लगती, उसके कुछ टाइम बाद क्लेम एक्सेप्ट होता, उसके कुछ टाइम बाद क्लेम मिलता, ठीक है भाई, ये चेंज अपन देख लेते हैं। अब अपन इसी ट्रांजैक्शन को
डिफरेंट डिफरेंट डेट होने पर कैसे एंटर करते हैं वो भी समझ लेते हैं, आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आज आग लगी, 8,000 रुपए का, गुड्स कॉस्टिंग 8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बस इतना लिखा है, हमें मालूम ही नहीं है कितना क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए आज आप कोई गेसिंग नहीं कर सकते हो। आग लगी है, क्लेम का डिसीजन बाद में होगा। इसकी पहली एंट्री, अगर आज 8,000 के गुड्स में फायर हुआ है तो आप आज ही 8,000 का पूरा लॉस कंसीडर कर लेंगे, लॉस मान लेंगे, ठीक है ना। डेफिनेट क्लेम मिलेगा क्योंकि आपका गुड्स इंश्योर्ड है, जब मिलेगा तब आप लॉस कम कर देना। आज आपको लॉस पूरा 8,000 से डेबिट करना है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेस, लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेस, कितना 8,000। आपका 8,000 का गुड डिस्ट्रॉय हुआ, इसलिए 8,000 से परचेस क्रेडिट कर दो और यही आपके लिए लॉस बन जाएगा, तो लॉस बाय फायर डेबिट हो जाएगा। 2 दिन के बाद, इस डेट से 2 दिन 3 दिन बाद आपके पास इंश्योरेंस कंपनी का एक मेल आता है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी आपको बोलती है कि हम आपको 5,000 क्लेम देंगे। बेटे ये जो वर्ड दिख रहा है ना आपको, क्लेम एक्सेप्टेड, इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी आपको इन्फॉर्म करती है, कमिट करती है कि वो आपको इतना क्लेम देगी, अभी दिया नहीं है, ठीक है ना। तो 5,000 का क्लेम सिर्फ एक्सेप्ट हुआ, मिला नहीं, तो एक्सेप्ट होना भी एक ट्रांजैक्शन है, इसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी। आपको वर्ड से ही चीजें क्लियर होगी। इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया मतलब कमिट किया, तो आपको पैसा लेना है ना, किससे लेना है, इंश्योरेंस कंपनी से। एक थॉट जो मेरी अकाउंटिंग में बहुत यूज करता हूं मैं, है ना, और ये बेस्ड है मॉडर्न अप्रोच पर जो हम 2 दिन पहले पढ़ चुके हैं। आपको किसी से पैसा लेना है तो वो आपके लिए क्या है, असेट। किसी भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जिससे आपको पैसा लेना है वो आपकी असेट्स है, राइट। तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को एज एन एसेट डेबिट कर देना है। आपको इंश्योरेंस कंपनी से 5,000 लेना है, इंश्योरेंस कंपनी आपकी 5,000 से एसेट्स हो गई। मैं डेटर वर्ड यूज नहीं करूंगा क्योंकि डेटर का नेचर अलग होता है। पैसा इंश्योरेंस कंपनी से लेना है तो इंश्योरेंस कंपनी एज एन एसेट डेबिट। और आप चूंकि 5,000 का क्लेम कमिट हो गया है तो बताओ क्या ये लॉस 8,000 रहा, क्या नहीं रहा ना। कितने से कम करना पड़ेगा लॉस को, 5,000 से, राइट है। तो ये 5,000 से इंश्योरेंस कंपनी हो गया डेबिट और पर लॉस बाय फायर हो जाएगा क्रेडिट। बेटा इसको कहते हैं हम एडजस्टमेंट एंट्री। ये ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं है, यही एडजस्टमेंट एंट्री होती है। इसलिए जिस जिसके माइंड में डाउट है वो स्ट्रेसफुली देख लेना, बाकी किसी को कंफ्यूजन है उसकी तरफ ध्यान मत देना, क्योंकि आज आप जर्नल टॉपिक पढ़ रहे हैं, राइट, और आपका थोड़ा सा बेसिक कम है, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करना है कि मैं 2 दिन में आपको एडजस्टमेंट लेवल पर भी परफेक्ट कर दूंगा। ग्रेजुअली हम आगे बढ़ेंगे, जब फाइनल अकाउंट में हम एडजस्टमेंट एंट्री पर आते हैं तो वहां तक हमारा नॉलेज परफेक्ट होगा। ये जो अकेला ट्रांजैक्शन है एडजस्टमेंट एंट्री है। इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है तो एज एन एसेट्स इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, और लॉस कम हो गया है तो जो लॉस पहले डेबिट कर रखा था 8 से वो क्रेडिट हो जाएगा 5,000 से, ठीक है। अब 2 दिन के बाद आपके अकाउंट में इंश्योरेंस कंपनी से 5,000 आ गया, आपके बैंक अकाउंट में इंश्योरेंस कंपनी ने 5,000 ट्रांसफर कर दिया, मतलब आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। तो पैसा कहां आया बेटा, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। किससे आया, इंश्योरेंस कंपनी इज गिवर। अब ये ट्रांजैक्शन एंट्री इसलिए डायरेक्टली बन जाती है, इजीली समझ में आ जाती है। पैसा बैंक में आ रहा है तो डेबिट द रिसीवर के रूल से बैंक डेबिट, और गिवर इज इंश्योरेंस कंपनी, तो ये इंश्योरेंस कंपनी एज ए गिवर क्रेडिट। तो ये एंट्री बन गई आपकी बैंक डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। यदि यही इवेंट अलग अलग डेट पर हो तो फिर ये 3 एंट्री बनेगी। और बेटा जी ये 3 एंट्री या ऊपर वाली 1 एंट्री, इनमें कोई चेंज थोड़ा है। अगर एक एंट्री का नेट एक्सट्रैक्ट 3 एंट्री के बराबर है तो आप सीए लेवल पर पढ़ रहे हैं,
यहां सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी एग्जाम कॉपीज जो आईसीआई में आपकी फाइनल एग्जाम की कॉपीज है वो कोई अननोन पर्सन चेक कभी नहीं करता। ये आपका हार्ड लक है। 12th वाले आपको बताते हैं नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोग बहुत अपर लेवल पर एनालिसिस करके यहां बैठे हुए हैं। तो 12th लेवल पर जल्दी रिजल्ट देने के चक्कर में आज ये हो रहा है कि अकाउंट्स की कॉपी एक ऐसे इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले टीचर को चेक करने के लिए दे दी जाती है जिसको अकाउंट्स का डेबिट क्रेडिट भी नहीं मालूम। ये 12th लेवल पर होता है, ये सीए लेवल पर कभी नहीं होता है। तो आप 3 एंट्री करो या 1 करो, अगर नेट इफेक्ट सेम आ रहा है तो 3 वाला ऑप्शन भी करेक्ट और 1 वाला भी करेक्ट। अब देखो 3 एंट्री 1 एंट्री के इक्वल हो रही है, क्या प्रूफ, कैसे प्रूफ होगा? ये लॉस बाय फायर 8000 से डेबिट और ये लॉस बाय फायर 5000 से क्रेडिट। अगर मैं इन दोनों को कैंसिल करता हूं तो क्या बचता है? लॉस बाय फायर डेबिट बचता है 3000, ये ऊपर आ गया। दोनों कैंसिल हो गए, जो बचा मैं ऊपर रख रहा हूं, ठीक है। ये इंश्योरेंस कंपनी डेबिट और ये इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट विथ 5000। बोलो क्या बचा? कुछ भी नहीं बच रहा है। 5 से डेबिट 5 से क्रेडिट तो 0। हमारी एंट्री में कहीं भी ऊपर इंश्योरेंस कंपनी नहीं आया, ठीक है ना। ये बैंक 5000 से डेबिट और क्रेडिट कुछ है ही नहीं, तो देख लो ये बैंक डेबिट आ गया 5000 से, और ये परचेस 8000 से क्रेडिट, तो ये 8000 से क्रेडिट। अब देखो तीनों एंट्री कैंसिल हो गई और उसका नेट रिजल्ट ये 1 एंट्री आ गई। तो 3 एंट्री करो या 1, अल्टीमेट इफेक्ट सेम आता है, राइट है। और ये दोनों में डिफरेंस सेम डे अगर ये हुआ तो ये 1 एंट्री सफिशिएंट है, और डिफरेंट डेट्स पर हुआ तो ये 3 एंट्री होगी, ठीक है ना। यदि आप ये 3 एंट्रीज नोट कर भी रहे हैं तो और लगाकर नोट करिएगा, ठीक है ना। ये कंफ्यूजन न हो जाए यार ये 2-2 बार एंट्री क्यों हो रही है, इधर और बस। चलिए बेटा अगेन क्वेश्चन कंटिन्यू है, बड़ा क्वेश्चन है। हमें कोई फॉर्मेलिटी करके बस उसको निपटाने वाली बात नहीं करना है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनानी है, इसलिए अभी स्पीड को मार्क मत करिएगा, ठीक है। तो कल बस आप अपन ये क्वेश्चन एंड कर देंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। गुड डे।